हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2022 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सीटेट पेपर 2 के सामाजिक अध्ययन को यानी कि सोशल साइंस को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर यानी कि ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगी। और वीडियो के एंड में हमारी जो सीबीटी लेवल में ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो भी सोशल साइंस के, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ग्लोब के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस चैप्टर के नाम में आपका ग्लोब शब्द छुपा हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा इसी स्लाइड में से आपका ग्लोब से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए ग्लोब आखिर होता क्या है। ये एक तरीके से हमारा क्या है, ये एक तरीके से मॉडल है किसका, पृथ्वी का, यानी कि अर्थ का एक मॉडल है जो कि हमारे पृथ्वी को लघु रूप में दर्शाता है। हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी को यहाँ पे मिनिएचर फॉर्म में ये दिखाता है। इसी को हम ग्लोब कहते हैं। अब देखिए अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब जो है ये अलग अलग आकार में हो सकते हैं। कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, जिसमें हमारी जो पृथ्वी है ये पूरे लघु रूप में यानी कि मिनिएचर फॉर्म में इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि कंट्रीज हो गए, कॉन्टिनेंट हो गए, ओशन यानी कि हमारे जो देश हैं, महाद्वीप है, महासागर है, ये सभी चीजें इनके सही आकार के अनुसार ग्लोब में दर्शाई जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका ग्लोब के बारे में यही पूछ लेते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब एक तरीके से ट्रू मॉडल है किसका, पृथ्वी का, यानी कि हमारी अर्थ का ट्रू मॉडल है जिसमें हमारी पृथ्वी को लघु रूप में दर्शाया जाता है यानी कि मिनिएचर फॉर्म में दर्शाया जाता है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैंने आपके एनसीईआरटी से पिक किए हुए हैं, आप इसे नोट डाउन करेंगे तो आपके हर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए ग्लोब पर क्या दर्शाया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। ग्लोब पर हमारे देश, महाद्वीप और साथ ही साथ महासागर जो हैं इन्हें दर्शाया जाता है, यानी कि जो हमारी कंट्रीज हैं, जो हमारी कॉन्टिनेंट है, जो हमारे ओशंस है, इन सभी को दर्शाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम ग्लोब के बारे में देखें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। अब देखिए अगर हम इसे अपनी पृथ्वी का यहाँ पे एक तरीके से शेप ले लें तो देखिए यहाँ पे होता क्या है। अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब से इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो मैंने एक डार्क लाइन ली है, इस तरीके से एक हमारी अक्ष यानी कि एक्सिस निकलती है जो कि हमारे ग्लोब से इस पॉइंट से शुरू होती है और इस पॉइंट पे खत्म। ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से निडल कहलाती है जिसके सहारे हमारा जो ग्लोब है पूरा का पूरा घूमता है। और ये निडल आपकी शुरू कहाँ से होती है, ये निडल आपकी नॉर्थ से शुरू होती है जिसे हम उत्तर कहते हैं, और ये आपका निकलती कहाँ से, ये साउथ से निकलती है जिसे हम दक्षिण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ग्लोब है ये आपका किसके सहारे घूमती है। देखिए ग्लोब जो है ये घूमता है, इसमें एक निडल बीच में बिंदु यहाँ पे फिक्स किया जाता है जो कि क्या कहलाता है, जो कि आपका एक्सिस कहलाया जाता है, जो कि अक्ष कहलाया जाता है। इस अक्ष के सहारे हमारा जो ग्लोब है ये घूमता है। और ये जो अक्ष है ये कौन कौन से बिंदुओं से होके निकलता है, ये दो बिंदुओं से होके निकलता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, इस तरीके से। और ये हमारा कितनी डिग्री का एंगल बनाता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन इस तरीके से बनाएं तो ये जो हमारा अक्ष है ये पृथ्वी से होते हुए जाते हुए ये आपका कितने डिग्री का, 32.5 यानी कि 23/2 डिग्री आपका बनाते हुए जाता है। तो देखिए ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमें ये भी पता चला, जो हमारा ग्लोब है ये घूम सकता है इस तरीके से, और जिसके सहारे घूमता है, जिस निडल के सहारे घूमता है, उस निडल का नाम क्या रखा गया है, उस निडल का नाम यहाँ पे एक्सिस यानी कि अक्ष रखा गया है। अब देखिए अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता रखा है जो ग्लोब होता है ये हमारा कैसे घूमता है, एक निडल के सहारे घूमता है जिसका नाम क्या रखा है, एक्सिस रखा है। और ये किस दिशा में घूमता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूमता है। अब देखिए आपको छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताया कि ग्लोब क्या है, एक तरीके से मिनिएचर फॉर्म है
और एक ट्रू मॉडल है, यानी कि हमारी पृथ्वी का एक लघु रूप है जिसमें हमारे देश, महाद्वीप, महासागर ये सभी दर्शाए जाते हैं। उनके सही आकार के अनुसार ये जो ग्लोब होता है ये घूमता है, और जिसके सहारे घूमता है उस निडल को हमने क्या नाम दिया, एक्सिस यानी कि अक्ष। और ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये डिग्री का एंगल बनाता है आपका 23.1/2 डिग्री का। साथ ही साथ ये कौन कौन से बिंदुओं से होते हुए जाता है, ये उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ से होते हुए घूम जाता है। और जब ये घूमता है तो ये किस दिशा में घूमता है, ये आपका साउथ से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने इस चैप्टर के नाम में आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर लिखा है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इनसे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट के सीबीटी लेवल में पूछे गए हैं। अब चलिए जरा हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे इक्वेटर, जिसे हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से आया है, ये आपका लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश टॉपिक से आया है। अगर हम देखें अपने पूरे पृथ्वी को तो देखिए एक हमारी क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है, यानी कि इमेजिनरी लाइन होती है, जो कि हमारे पूरे के पूरे ग्लोब को या फिर आप कह लीजिए पूरे के पूरे पृथ्वी को दो आपका बराबर भागों में बांटती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वेटर या फिर विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। अगर आप डायग्राम में देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है ये आपकी क्या है, ये आपकी है इक्वेटर, जिसको हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, ये क्या है आपकी, ये है आपकी इक्वेटर। और कहा जाता है कि इसमें आपका ये जो आपकी इक्वेटर है यानी कि विषुवत वृत्त है, ये आपके पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसमें आपका समांतर डिस्टेंस में, समांतर दूरी में आपके बनते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं। और देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये ध्रुवों के पास यानी कि पोल्स के पास जाते जाते ये छोटी होती जाती हैं। देखिए ये ऊपर क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे क्या है आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर। नीचे की तरफ आते हुए चाहे आप ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों का जो डिस्टेंस है वो छोटा होते जा रहा है। इसके अलावा यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात इसकी समझने की ये है कि यदि हम इक्वेटर से देखें आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ, चाहे आप दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ देखें, तो इक्वेटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हम कैसे निकालते हैं, वो होता है आपका 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो देखिए 1/4 को तो मैं 1/4 यहाँ पे लेने दूंगी, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और पूरा का पूरा सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का होता है। इस हिसाब से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जानने के लिए पॉइंट ये है कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है यानी कि उत्तरी गोलार्ध होता है वो आपका कितने डिग्री पे, वो आपका 90 डिग्री पे है। जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर ये आपका यानी कि दक्षिणी गोलार्ध भी कितना है, ये भी आपका है 90 डिग्री पे। क्योंकि आप जब यहाँ पे विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो वो उसकी दूरी जो है, उसका डिस्टेंस जो है इस सूत्र से निकालते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और पॉइंट जानने का है कि जो आपका विषुवत वृत्त है वो कितने डिग्री पे है, वो आपका 0 डिग्री पे है। इसको हम 0 डिग्री मानते हैं और ये आपका 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ पे और ये 90 डिग्री साउथ पे। तो देखिए कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपके यहाँ पे पूछ लेते हैं कि आपका इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त क्या है, तो आप कहेंगे एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसे कोई रियल में लाइन नहीं है, पर एक काल्पनिक रेखा है जो हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसके मदद से हमारी अक्षांश रेखाएं यानी कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यहाँ पे तैयार होते हैं। और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं जिससे हमारे हीट जोन भी बनते हैं, यानी कि 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जिससे हर बारी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे हीट जोन भी बनते हैं। ये टॉपिक मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगी। अब हम जो ये टॉपिक करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएगा कि कौन सी महत्वपूर्ण 4 अक्षांश रेखाएं होते हैं, यानी कि कौन से महत्वपूर्ण 4 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये हमारा पूरा अर्थ है, ये हमारा पूरा ग्लोब है, तो देखिए यहाँ पर बीचों बीच एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, जो कि कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपका 0 डिग्री का एंगल बनाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तब आप कहेंगे 0 डिग्री।
डिग्री का। इसके अलावा देखिए आपको पता है कि ऊपर की साइड आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे की साइड आपका क्या होता है, ये आपका साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो देखिए ऊपर की तरफ जाते हुए जितनी आपकी ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होंगी, जितनी आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनमें आपका नॉर्थ नॉर्थ हम लगाते हैं और नीचे की साइड हम साउथ साउथ लगाते हैं, क्योंकि ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर। तो देखिए इक्वेटर के जस्ट बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आपकी होती है कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, और नीचे की तरफ आपकी क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि होती है मकर रेखा। देखिए ऊपर की रेखाओं को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध की तरफ बनती है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ बनती है, और नीचे की तरफ यानी कि इक्वेटर से नीचे की तरफ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है, जो कि आपकी होती है मकर रेखा। अब देखिए दोनों के दोनों आपका 23.1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, पर ये आपका नॉर्थ साइड में और ये आपका साउथ साइड में, यानी कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं, देखिए आपका इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ दो जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा है। कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और मकर रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, जो कि लगभग सेम डिग्री का एंगल बनाती है, पर वो नॉर्थ में और ये साउथ में। ये एग्जाम में आया हुआ है कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती है। साथ ही साथ अगर हम इससे ऊपर की तरफ जाएं और यहां से नीचे की तरफ आएं तो यहां पे हमें आर्कटिक सर्कल दिखेगा, जिसे हम उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल दिखेगा, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं, जो कि बराबर डिग्री का एंगल बनाती है, पर ये भी आपका नॉर्थ में और ये साउथ में। ये 66 हाफ और ये भी 66 हाफ। तो ये चार आपके इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर को छोड़ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, साथ ही साथ आर्कटिक सर्कल जिसे हम उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं, कितने कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, साथ ही साथ दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिक सर्कल, जो कि सेम आपका एंगल बनाती है 66 हाफ, पर ये साउथ में। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जिस तरीके से हमारे चार महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं यानी कि 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, इससे हमारे हीट जोन्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे ताप के महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले देखिए इक्वेटर के पास कौन है। इक्वेटर के पास दो आपके यहाँ पे अक्षांश रेखाएं, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। अब देखिए इसके बीच का जो स्पेस होगा पूरा, देखिए ऊपर की साइड और नीचे की साइड, इसके बीच का जो स्पेस होगा, इसे हम टोरॉइड जोन यानी कि उष्ण कटिबंध यहाँ पे बोलते हैं, जिसे हम टोरॉइड जोन भी बोलते हैं। अब देखिए ये आपका इक्वेटर के सबसे पास है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के दोनों आपका विषुवत वृत्त के सबसे पास होती है, जिसके वजह से यहाँ पर मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, यानी कि ये सबसे गर्म वाला जोन होता है, ये आपका मैक्सिमम हीट यहाँ पे रिसीव करता है। और इसमें जो सन होता है वो जस्ट हमारे ओवरहेड होता है, क्योंकि इक्वेटर पे आपके जो सूरज की किरणें हैं वो सीधा पड़ती है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे गर्म हीट जोन कौन सा है, ये आपका है टोरॉइड जोन। अब देखिए इससे जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का स्पेस बनेगा, जिसको मैं इस तरीके से दर्शा रही हूँ, जिसे हम क्या कहेंगे, ये आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच की जगह है। और नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का ये जो स्पेस है, ये दोनों के दोनों आपका क्या कहलाएगा, ये दोनों के दोनों आपका टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण आपका जोन कहलाएगा, जिसे आप देखिए ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका सूरज की किरणें जो होती है अब वो थोड़ा थोड़ा तिरछी पड़ने लग जाती हैं, तो ये उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता टोरॉइड जोन के कंपैरिजन में। इसके अलावा जब आप और नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि ये जो आपका आर्कटिक सर्कल के अंदर वाला स्पेस है और अंटार्कटिक सर्कल के अंदर वाला स्पेस है, यहाँ जो सूरज की किरणें हैं ये पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। एक इस वाली जगह यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं, ये भी आपका फ्रिजिड
जोन है और ये भी आपका फ्रिजिड जोन है, जिसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसमें ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमारे 3 हीट जोन्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका टोरॉइड जोन कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच का ये पूरा स्पेस आपका, ये आपका टोरॉइड जोन कहलाएगा। अगर आपको पूछेंगे टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण जो एरिया वो कहाँ है, तो आप बोलेंगे आर्कटिक सर्कल यानी कि उत्तर ध्रुव वृत्त और जो कर्क रेखा है उसके बीच की जगह। साथ ही साथ नीचे की तरफ भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा और आपका जो अंटार्कटिक सर्कल है यानी कि दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का स्पेस। अब जो फ्रिजिड जोन है यानी कि शीत कटिबंध है, ये ऊपर की साइड भी मिलेगा, ये नीचे की साइड भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। और ये सभी चीज़ें यानी कि ये जो हीट जोन है ये हमें अक्षांश रेखाओं से आपका यहाँ पे पता चलता है। अब देखिए देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड टॉपिक को जरा डिस्कस करते हैं और इससे भी जो इंपॉर्टेंट टर्म बनते हैं उसको हम कवर करेंगे। अब हम समझेंगे यहाँ पे देशांतर रेखाओं के बारे में यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब देखिए ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये इस तरीके की रेखाएं होती हैं जो कि आपके उत्तरी गोलार्ध से शुरू होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध पे ये खत्म होती है। तो देखिए यहाँ पे आप डॉटेड लाइन यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसको हम यहाँ पे मुख्य याम्यांतर के नाम से जानते हैं, जो कि आपका प्राइम मेरिडियन यहाँ पे कहलाता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो। अब देखिए जब हमने अभी यहाँ पे लैटिट्यूड को समझा था यानी कि जब हमने देशांतर को समझा था, इससे हमारी हीट जोन के बारे में पता चला था। अब ये जो प्राइम मेरिडियन या फिर आप देशांतर कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड, इसकी मदद से हमारा किसी भी जगह कितना समय हो रहा होगा ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी। अब देखिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर क्या है, एक तरीके से लाइन ऑफ रेफरेंस है जो कि आपका उत्तर से दक्षिण यानी कि साउथ से नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो देशांतर रेखाएं इनकी जो लंबाई है ये बराबर है। तो देखिए किसी एक को यहाँ पे मुख्य लेना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, इसलिए सभी देशों ने ये निश्चित किया है कि यहाँ पर जो कि हमारा ग्रीनिच है जो कि ब्रिटिश राज्य के वेधशाला के अंदर आता है, इसे यहाँ पे इस जगह को यहाँ पे प्राइम मेरिडियन माना गया है और इसके रेफरेंस में हर जगह का समय यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। अब देखिए समय किस तरीके से निर्धारित किया जाता है ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गया होगा। और ये प्राइम मेरिडियन जो माना है ये आपका कितने डिग्री का है, ये आपका 0 डिग्री यहाँ पे माना जाएगा। अब देखते हैं इससे हम समय किस तरीके से निकाल सकते हैं और ये लाइन ऑफ रेफरेंस का क्या फायदा है, इसको जरा हम डिटेल में डिस्कस करें। अब चलिए जो देशांतर है इससे संबंधित मैं आपके जो टाइम जोन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस समय में किस जगह पे क्या समय हो रहा होगा, ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एक क्वेश्चन भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से इन्हें हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो देखिए ये आपका कुछ तरीके से आपकी ये जो देशांतर रेखाएं कुछ ऐसी लंबवत रेखाएं होती हैं। अब देखिए ये आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। अब जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ पे 11 बजे होंगे और इसके आगे 1 बजे होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ और बातें याद रखनी है, ये तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में जो मानक समय है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना लिया जाता है ये आपको अलग से लिख लेना है। 82½ ईस्ट ये आपको लिख लेना है कहीं पे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम यहाँ पे 1 घंटा आगे जाएं या 1 घंटा पीछे जाएं तो ये कितनी डिग्री के बराबर होता है ये आपको निकालना आना चाहिए। अगर हम 1 घंटे का यहाँ पे निकालने बैठे हैं तो देखिए घंटे निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल डिग्री जो हमारे पूरे ग्लोब का होता है वो कितना होता है 360। इसको आप समय से डिवाइड करोगे, 1 घंटे में कितने आप, 1 दिन में आपके कितने हार्स होते हैं तो आप कहेंगे 24। तो इसे अगर हम इसे भाग कर देंगे तो आपका आएगा 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 1 घंटा जो होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है और साथ ही साथ 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के। ये हमारी एनसीईआरटी में हमें ये चीज़ बता रखी है। अब देखिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ जिसकी मदद से हम किसी भी जगह का समय निकाल सकते हैं अगर आपको एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे पता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी जरा डिस्कस करें।
इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको सीबीटी मोड में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे वहां पे दिया हुआ था कि न्यूयॉर्क जो कि आपका 75 डिग्री वेस्ट में है, उसमें अगर आपका सुबह के 7 बजे हैं तो आपको बताना है कि डर्बन जो कि आपका 30 डिग्री ईस्ट पे है, इसमें कितना समय हो रखा होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए हमें सबसे पहले देशांतर दूरी यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस निकालना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका अगर मैप है तो आपका न्यूयॉर्क किस साइड है, आप कहेंगे वेस्ट में है, और आपका ये जो डर्बन है वो कहाँ ईस्ट में है। तो देखिए अगर सुबह के 7 यहाँ पे बजे हैं तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि वेस्ट में अगर टाइम कम हो रहा होगा तो ईस्ट में आपका समय ज़्यादा होता है। यानी कि अगर यहाँ पे सुबह के 7 बजे हैं तो डर्बन में इससे ज़्यादा ही समय होगा, इससे कम समय नहीं होगा। तो देखिए ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सबसे पहले देशांतर दूरी यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बताना है 75 वेस्ट से अगर हम 30 डिग्री ईस्ट में जाएं तो देखिए आपको इनके बीच का गैप कैसे करके निकालोगे। इनके बीच का गैप निकालने के लिए आप इन दोनों को यहां पे जोड़ दोगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 105 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले मैंने इन दोनों का गैप निकाला। अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री जो होता है वो कितने मिनट के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 4 मिनट के बराबर होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए अगर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है तो 105 डिग्री कितने के बराबर होगा, इसे आप 4 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 420 डिग्री। तो देखिए 420 आपका डिग्री आ गया। अब इस डिग्री को आपको क्या करना है, ये आपकी ये जो डिग्री आई है इसे आप क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे, तब जाके आपका घंटों में आपको आंसर पता चलेगा। अगर आप इसे भाग करते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 0 से 0 आपका कट जाएगा और 6 के पहाड़े में 6 6 36 होता है और 6 7 होता है 42, यानी कि 7 घंटे। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितने घंटे का होगा, 7 घंटे का होगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये वेस्ट में है और ये जो डर्बन जिसका आपको निकालना है वो ईस्ट में है तो समय आपका ज़्यादा होगा या कम होगा, तो आप कहेंगे ज़्यादा होगा। तो 7 घंटे, 7 सुबह के बजे, सुबह के 7 बजे में अगर हम 7 घंटे जोड़ दें तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 और 1 और 2, यानी कि उस समय डर्बन में कितने बजे होंगे, 2 बजे होंगे, वो भी दोपहर के। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और चीज़ें मैं आपको डिस्कस करती हूँ जो कि हमारी सीबीटी लेवल में पूछा गया है, और आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे क्योंकि आपने पूरी क्लासेस अगर अभी तक ली होगी। तो चलिए उन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगर आप सीबीटी मोड का पेपर देखेंगे तो आपको इस टॉपिक के हर सेट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको इजीली दिख जाएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन देखने के बाद ही इस टॉपिक को सबसे पहले आपके लिए चूज किया था। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसके ना कोई ऑप्शन लिखा है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इन क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। इसके अलावा मैंने PDF तो डाल ही दी है सोशल साइंस की पेपर 2 की, वो भी सारे सेट्स की। आप उनमें से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए अलग से भी आएगा। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम विषुववृत्त यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं तो आपका डिग्री में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको ये कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा ये स्लाइड थोड़ी लाइट हो गई। इसके अलावा आपको भारत का जो हमारा मानक याम्योन्तर होता है यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या हम चूज करते हैं ये भी आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन में है और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा ये सोशल साइंस की पहली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूंगी, वो भी दिसंबर तक जब आपका एग्जाम है, और कोशिश करूंगी कि सोशल साइंस के आपको भूगोल साथ ही साथ इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों के ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप चाहें तो मेरे बाकी विषय भी देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में बाकी विषयों की वीडियो सीरीज शुरू हो गई है, वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।